हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आईएएस विद हरि मोहन पर आपका स्वागत है। सॉरी, आज मैं अपना कैमरे के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा। तबीयत खराब है, हालत ठीक नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड ये टॉपिक है दोस्तों। इसके अंदर इस टाइम पर जो लगातार न्यूज आ रही है वो ये कि इसराइल और फिलिस्तीन के अंदर एक तरीके से डेडली क्लैश शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले फिलिस्तीन गाजा स्ट्रिप से इसराइल के ऊपर हमले होने शुरू हुए और रॉकेट से हमले हुए, जिसमें लगभग 6 रॉकेट्स जो हैं उस 6 रॉकेट्स जो उन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। 36 रॉकेट्स फायर किए गए और बदले में इसराइल ने खूब दमादम, जिसे कहते हैं कि दबा के, इन सब इलाकों के ऊपर एयरफोर्स से हमला करना शुरू किया। अब सिचुएशन दोस्तों ये है कि इस समय युद्ध के हालात हैं और ये पूरे का पूरा जो इलाका है, खासकर वेस्ट बैंक, जेरूशलम और गाजा स्ट्रिप, ये एक तरीके से वार जोन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब सवाल यही है कि ये वार जोन में कन्वर्ट हो गया है, तो इस वार जोन के अंदर कौन किससे लड़ेगा, क्या रीजन है, कैसे है, इस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि देखो यार, कोरोना पीरियड है। कोरोना पीरियड के अंदर घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें इससे अच्छा, क्योंकि अभी खुलेगा कब पता नहीं। और अगर आप अपने 6 महीने भी वेस्ट करते हो तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उन 6 महीनों के अंदर अगर आप एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब, मेनली आईएएस ऑफिसर तो है ही है, किसी भी जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो कम से कम आप क्लासरूम में भले ही आना चाहें, लेकिन उससे पहले आप अपने एनसीईआरटी बैचेस को जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे जो नंबर्स हैं, इन सब के ऊपर कांटेक्ट करके आप अपने ऑफिसर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह, यानी जो भी आप यूपीएससी बच्चों को, नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट होता है उसको तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी के कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है और इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स रह जाते हैं। हम आपकी इस कमजोरी को दूर करेंगे और जिस टाइम आप क्लासरूम में जाएंगे तो कम से कम आपका एक बेस मजबूत होगा। कम टू द पॉइंट दोस्तों, इसराइल की अगर आप बात करें तो यहाँ पर फिलिस्तीन और इसराइल का पुराना लड़ाई झगड़ा हमेशा रहा है। अगर आप इसे मैप में देखते हैं, वर्ल्ड मैप में, तो आपको काफी चीजें यहाँ नजर आएंगी दोस्तों। असलियत में ये पूरे का पूरी दुनिया का ये जो इलाका है, जो आपके सामने अभी मैं मार्क करता हूँ, ये रहा, ये पूरा इलाका, ये पूरे का पूरा रीजन जो है, ये इस्लामिक वर्ल्ड है मोटे तौर पर। अगर आप देखोगे तो यानी यहाँ पर ये पूरे तरीके से इस्लाम को मानने वाले कंट्रीज यहाँ मौजूद हैं, ज्यादातर आर्मेनिया वगैरह को छोड़कर। और ये अप्रोक्सीमेट इस बेल्ट तक ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है। अब मैं बात बहुत ज्यादा दूर तक की नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, ये है इस पूरे इलाके में। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या कहें या कुछ भी कहें, इस दुनिया की, कि यहाँ मैं बार बार इस चीज को अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पर ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं। ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज होने की वजह से, ऑयल और गैस रिसोर्सेज और दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स यहीं से निकलते हैं। इसको आप इस तरीके से ले जाएं, इस तरीके से ले जाएं, यूफ्रेटिस वगैरह नदियों के किनारे। तो असलियत में ये पूरा इलाका इस्लाम को मानने वाला है और ऑयल और गैस रिसोर्सेज मौजूद हैं, साथ में ट्रेड रूट मौजूद है। तो यानी अगर ये इस्लामिक कंट्रीज एक साथ मिलकर चाहें तो इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दें और वेस्ट का ईस्ट से कांटेक्ट जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए और पूरी दुनिया इन इस्लामिक कंट्रीज के कंट्रोल में आ जाए। तो ये एक बिटर ट्रुथ है। ये लोग इस चीज को आम माने या ना माने, और बहुत ही बकवास तरीके से जो आप लोगों को बता दिया जाता है कि हमला हो गया, रॉकेट लॉन्च हो गया, ये उसके पीछे के लॉजिक को समझिए। लॉजिक क्या है? हमले होंगे, हमले के पीछे के कारण को समझा जाता है। बीमारी हो गई, हमें पता है, बीमारी के सिम्टम्स ये हैं, हमें पता है, लेकिन उसका क्योर क्या है या उसका रीजन क्या है, क्योर क्या है, वो समझिए। यहाँ इसी सिस्टम को झेलने के लिए या इस माहौल से बचाने के लिए एक छोटा सा देश, जिसकी आज के दिन पॉपुलेशन 80 लाख के आसपास है, इसराइल, यहाँ आर्टिफिशियली इस्टेब्लिश किया गया। बहुत ही कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली यहाँ इस्टेब्लिश किया गया
और रीजन भले ही धार्मिक था, लेकिन पॉलिटिक दुनिया को बताया गया रीजन जो है वो धार्मिक है, लेकिन वो पॉलिटिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ राजनीतिक धार्मिक क्या बताया, और वो धार्मिक है भी सही, कि अगर आप यहाँ इस इलाके को देखें तो यहाँ जेरूशलम हो जाएगा, जेरूशलम और वेस्ट बैंक। ये जो जेरूशलम है, यहाँ तीन धर्म, इब्राहिमिनिज्म वाले, इब्राहिमिनिज्म को मानने वाले तीन धर्म जो हैं, सबसे पहले तो जूस यहूदी, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, फिर इस्लाम। ये सारे के सारे तीनों के तीनों धर्म यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, या यूं कहें उनका किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिलेशन इन यहाँ जेरूशलम से है। और ये जेरूशलम सिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस सिटी से इस पूरे इलाके पर डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जिसका जेरूशलम पे कब्जा होगा वो पूरे तरीके से सिल्क रूट जो पुराने वाला था, और ट्रेड रूट जो रेड सी वाला है, रेड सी वाले ट्रेड रूट और सिल्क रूट दोनों को कंट्रोल करता था। यही रीजन है जेरूशलम लगभग लगभग 44 बार इसका घेरा डाला गया, 5 बार बर्बाद हुआ है, और न जाने इसके ऊपर कितनी लड़ाइयां खुलकर लड़ी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। और इसीलिए क्रिश्चियन कंट्रीज जितनी भी थी उन्होंने यहाँ पर इजराइल नाम के एक देश को बसा दिया और ज्यूज को वहां इस्टेब्लिश कर दिया, और पूरे तरीके से पीछे खड़े रहते हैं। और इसी वजह से अरब इजराइल वॉर भी खूब हुए हैं, और अरब इजराइल वॉर खूब हुए हैं, 6 लड़ाइयां हुई हैं, और धीरे धीरे इजराइल को मजबूत किया गया। और मजे की बात यह है दोस्तों, इजराइल को इतना मजबूत कर दिया आज के दिन कि इजराइल अब काबू में नहीं आ रहा। ये आप टाइम देख सकते हैं जगह कि 1947 से पहले अगर आप देखते हैं 1920s के आसपास, तो पूरे का पूरा ग्रीन कलर आपको पैलेस्टीन नजर आ रहा है। 1947 के अंदर 44% हिस्टोरिक पैलेस्टीन जो है, मतलब हिस्टोरिक पैलेस्टीन जो है उसे हटा दिया गया, मतलब, और सिर्फ 44% इलाके के ऊपर फिलिस्तीन रहा, बाकी जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। 1967 में 6 डे वॉर हुई और दोबारा से बाउंड्रीज को क्रॉस किया गया, और अब फिलिस्तीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22% एरिया पर बचा है, बाकी पूरे का पूरा वाइट जो है वो क्या नाम है, इजराइल के कब्जे में आ गया। जैसे ही 2020 तक देखेंगे तो धीरे धीरे सब इलाकों को कंट्रोल करते चले गए, और इस इलाके के ऊपर भी इजराइल ने अपना डोमिनेंस रखा, और अब ये छोटे मोटे इलाकों के अंदर फिलिस्तीन बचा हुआ है और एक छोटा सा हिस्सा गाजा स्ट्रिप है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन के अंदर पैलेस्तीन अपने इलाकों के ऊपर होल्ड बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल सिनारियो को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन पॉलिटिकली कंट्रोल हो नहीं रहा। इसीलिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब हम लोग कह रहे हैं मिलिटेंट, लेकिन वो लोग तो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जमीन उनकी है, 2000 साल से उनके पुरखे रह रहे थे। एकदम से कोई देश का ग्रुप आता है और वो पूरे के पूरे इलाके में कब्जा कर दे और आपको आप ही के घर से बेघर कर दे, तो उसके अंदर और फिर आप ही उसे, मतलब आपको ही, क्योंकि आप आवाज उठाए तो आपको आतंकवादी कहा जाए, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें ये हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें तो यहीं से जेरूशलम की लड़ाई शुरू हो रही है। इस जेरूशलम के अंदर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के तीनों बड़े धर्म, चाहे आप जूस की जो वेस्टर्न वॉल है वो यहाँ पर है, जूस की वेस्टर्न वॉल यहाँ पर है। दूसरा है क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, जूस, और उसके बाद है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत। ईसाइयत में चर्च ऑफ होली स्कल्पचर यहाँ पर है, होली चर्च यहाँ पर मौजूद है, और ये 2-3 किलोमीटर के आसपास ही है। और तीसरा मुस्लिम्स के अंदर अल अक्सा मॉस्क, दुनिया की तीसरी सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद, और उसके बाद डोम ऑफ द रॉक, ये माना जाता है कि जिस पत्थर पर पैर रखकर जन्नत को गए थे प्रॉफेट मोहम्मद, वो यहीं पर है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो तीनों के तीनों धर्म जेरूशलम पे अपना दावा ठोकते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है
कि भाई वहां पर मुस्लिम्स को कंट्रोल करना या एक पूरी ऐसी धार्मिक पावर को इकट्ठे ना होने देना, इसलिए उनके राइवल को वहां बिठा दिया और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। और धर्म का मामला क्या है, सारे इमोशनल फॉर्म में कि तीनों के तीनों धर्म यहाँ पर मौजूद हैं और अपना अपना दावा यहाँ पर ठोकते हैं। लेकिन इस लड़ाई का एक रीजन क्या सिर्फ यही है? और आज के दिन हालांकि हर साल रमजान के महीने में शांति से तो खैर नहीं जाता, लेकिन आए दिन ये लोग लड़ते जरूर रहते थे। अब ऐसे में एकदम से इजराइल के अंदर रमजान के महीने में ये बैटल ग्राउंड दोबारा से स्टार्ट क्यों हो गया, उसको थोड़ा सा समझिए। दरअसल जो देखो दोस्तों, मामला ये है, लड़ाई इस पूरे इलाके के अंदर, इस पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर डोमिनेंस की है। इस मिडल ईस्ट के ऊपर डोमिनेंस की है और इस मिडल ईस्ट में डोमिनेंस के लिए एक सबसे ज्यादा ताकतवर देश ईरान है। मिडल ईस्ट, अब आप यहां देखेंगे मिडल ईस्ट के अंदर तो ईरान यहां अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहा है और ईरान डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के नाम पर ऑन द नेम ऑफ इस्लाम अपने आप को ताकतवर बना रहा है और इस्लामिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि प्योरिटी ऑफ इस्लाम यहां इस्टेब्लिश होगा, रिवोल्यूशन। ठीक है। दूसरी तरफ यहां अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया में मोनार्की है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, यमन में, जॉर्डन में, यहाँ सीरिया में, इराक में, यहाँ सब जगह क्या है, मोनार्की है, राजतंत्र है। और ईरान अपना इन्फ्लुएंस, और सारी सबसे बड़ी बात, ये सारे देश खासकर अमेरिका के दोस्त हैं और सोचने वाली बात है, ये सारे देश अमेरिका के दोस्त हैं और अमेरिका इजराइल का दोस्त है। ईरान इसी चीज का फायदा उठाता है और ये असलियत में लड़ाई यही है। ईरान इस मामले में सपोर्ट कर रहा है खुलकर हमास और हिजबुल्लाह को। भले ही हमास सुन्नी आउटफिट है और हिजबुल्लाह शिया आउटफिट है, लेकिन दोनों को सपोर्ट कर रहा है और खुल के कर रहा है, ताकि इस टाइम पर ये जो बाकी देश है, अभी तुमने थोड़े दिन पहले सुना होगा, पिछले साल अब्राहम अकॉर्ड्स एकदम से आए थे, अब्राहम अकॉर्ड्स। क्योंकि मैंने अभी जितनी भी वीडियो देखी, इन सबके अंदर ये अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र नहीं है। वो सारे कह रहे जी बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया। यार देखो, अगर आप सिचुएशन को सिर्फ कहानी की फॉर्म में सुनना चाहते हैं और हो गया हो गया हो गया तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लॉजिक समझिए, अब्राहम अकॉर्ड क्या था कि इजराइल ने कुवैत के साथ और इजराइल ने यूएई के साथ दोस्ती कर ली। अब इजराइल ने यूएई और कुवैत के साथ दोस्ती कर ली, बहरीन के साथ दोस्ती होने के पूरे चांसेस हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी सुगबुगाहट थी कि हाँ उसके साथ भी दोस्ती हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर इन राजाओं को ये प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि देखो, ये तो अमेरिका के दोस्त पहले तो थे ही, अब ये पहले तो अमेरिका के दोस्त थे ही, अब ये सीधे इजराइल के दोस्त भी हो गए हैं, यहूद के दोस्त हो चुके हैं। और क्योंकि ये लोग यहूद के दोस्त हो चुके हैं, इसलिए अब इनसे छुटकारा पाना है। और इस छुटकारा पाने का ही असर ये है दोस्तों, इस छुटकारा पाने की कोशिश और इस छुटकारा पाने का असर ये है इस टाइम पर कि इजराइल से नाराजगी जो देश रखेगा, उसका इस एरिया में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। आम जनता वहां पर उसकी तरफ खड़ी होगी और यही काम ईरान कर रहा है, यही काम ईरान कर रहा है। और ये सारे के सारे देश इस टाइम पर, ये वाले देश चुप बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आप इजराइल में होने वाले हमलों को एकदम से देखते हैं, इजराइल में होने वाले हमले एक तरीके से देखते हैं, तो भले ही ऊपर से आपको हमास की लड़ाई नजर आ रही हो, लेकिन अंदर खाते अगर आप देखेंगे तो वो असलियत में ईरान की अपना एक इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ाना और सऊदी अरेबिया से लेकर अरब देशों के इन्फ्लुएंस को कम करना,
उसका ऑब्जेक्टिव है। ईरान इज़राइल जो है वो, भाई इज़राइल अपने आप में ताकतवर है, उसको ऐसी कोई समस्या वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी है इसकी, समझ रहे हैं? तो इसलिए दोस्तों मैंने जैसे आपको ये अभी समझाया, इस चीज को समझिएगा कि इज़राइल को जो इस समय पर हमले हो रहे हैं, वो असलियत में एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, तो इज़राइल जो है यहाँ ताकतवर होता, इज़राइल अपने आप में ताकतवर है, लेकिन असलियत में लड़ाई इज़राइल में दिखाई दे रही है। असली लड़ाई इज़राइल से ज्यादा यहाँ ईरान और सऊदी अरेबिया की है, जो इस टाइम पर ये दिखाना चाहते हैं कि अरब्स और इस्लाम के लिए कौन लड़ रहा है। और इसमें सऊदी अरेबिया का जो ग्रुप है वो कमजोर हो रहा है और ईरान खुल के डोमिनेट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और हमास जो गाजा स्ट्रिप से हमले कर रहा है, उसको पूरे का पूरा इस टाइम पर जो सपोर्ट है वो ईरान से मिल रहा है खुलकर। और यही एक रीजन है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इस समय पर बढ़ गया, और वो कितने आगे लंबे समय तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जेरूशलम में लड़ाई थोड़ा ना हो रही है, इजराइल में लड़ाई थोड़ा ना हो रही है। अगर आप इसे थोड़ा सा इस साइड को आकर देखेंगे तो यमन के अंदर भी तो हमले हुए हैं, यमन के अंदर हमले हुए हैं, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमला हो रहा है और लड़ाई इन दोनों की है। उसके पीछे के लॉजिक को समझिए, 36 रॉकेट गिरे या 36,000 गिरे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों गिरे, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखिए। बाकी आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और थोड़ा बताएं लोगों को कि हाँ, हम जो चीज कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या क्या है। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.